नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। नीचे कुछ विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है धौलावीरा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है रोपड़। तो आप लोग चिंतित हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो को लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और आप लोग क्या ये बता सकते हैं कि जितने भी विकल्प दिए हुए हैं ये किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को नहीं दी जाएगी नौकरी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि मतलब जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी शिक्षक भर्ती हुई थी, जो भी भर्तियाँ हुई थी शिक्षकों की, उसमें अगर बीएड की डिग्री मान्यता दी जाएगी, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी भर्तियाँ हुई हैं उसमें बीएड की बेस्ट डिग्री की मान्यता नहीं है। उसके साथ साथ उन्हें बीटीसी और डीएलईडी को भी डीएलडी को भी योग्य माना है। जब तक ये डिग्री नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उन्हें शिक्षा भर्ती के लिए योग्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां रहेंगी कायम। आदेश जिन विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उनमें भर्ती हुई है तो बनी रहेंगी नौकरियां, लेकिन इनके साथ एक शर्त भी है भी दी है। एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य न माना हो और न कोई उनके पास शर्त लगाई हो। पूर्व में शीर्ष कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए बीटीसी और डीएलडी को माना था योग्य। मध्य प्रदेश सरकार और प्रभावित लोगों ने कोर्ट के आदेश को संशोधन करने की लगाई है गुहार। मतलब इसमें संशोधन करने की बात हो रही है कि इसमें बीएड के जो टीचर पहले बीएड की डिग्री लेते थे, बाकी शिक्षक भर्ती में शामिल होते थे, लेकिन अब उन्हें बता गए बीटीसी और एक डीएलडी की भर्ती मतलब डिग्री लेना आवश्यक हो चुका है। 11 अगस्त 2023 से पहले जो अब शिक्षा भर्ती होंगी उससे पहले वही बात हो रही है। अब देख रहे हैं, हाँ, मोदी और कांग्रेस का चल रहा है एक तरफ वार्तालाप। अभी है बोले कि हमने कांग्रेस का लूट लाइसेंस ही कैंसिल करा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की सभा में कहा, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध पूरा देश मोदी और भाजपा के साथ है। कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। दिया नया नारा, खर्च कराए कम, बचत बढ़ाए बार बार, फिर एक बार मोदी सरकार। देख रहे हैं नया नारा छत्तीसगढ़ के लिए। केजरीवाल के पीए और आप विधायक से 6 घंटे पूछताछ। अब देख रहे हैं आबकारी नीति घोटाला जो मामला है, इसमें सभी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हो चाहे और भी जो नेता है, इन सब के लिए फांसी का फंदा एक बन चुका है। ये मतलब गले का फंदा फांस बन चुका है। अब सभी से लगातार पूछताछ हो रही है किसमें क्या क्या किसके किसके हाथ हैं। वही देखने चला ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूट्यूबर पर सेबी का चाबुक, 12 करोड़ रुपए जब्त कराने का दिया निर्देश। जब्त की जाने वाली राशि एस्को खाते पर जमा कराने का निर्देश। पंजीकरण बगैर निवेश सलाहकार सेवाओं देना मानदंड का उल्लंघन। सेबी यानी बात कर ले भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। इसकी जो स्थापना हुई थी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मूल कार्य है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों को रक्षा करना तथा प्रतिभूतियों बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, लेकिन इसका जो क्षेत्रीय कार्यकाल है जो और कहीं जो इसके क्षेत्रीय मुख्यालय है वो अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। स्वच्छ पर्यावरण के बिना जीवन का अधिकार प्रभावी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लुप्तप्राय पक्षी सोनचिड़िया के संरक्षण मामले में टिप्पणी कहा, समानता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी को प्रभावित करता है जलवायु परिवर्तन। सोनचिड़िया संरक्षण व नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे के बीच संतुलन को गठित की समिति। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबर मिलेंगी। जल बोर्ड पर घिरी दिल्ली सरकार। सचिव बोले बोर्ड को 28,400 करोड़ मिले थे, जवाबदेही नहीं।
दिल्ली जल बोर्ड के फंड रिलीज नहीं करने पर दिल्ली सरकार ने आरोप पर दिल्ली के प्रधान वित्त सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल किया था। अब देखते हैं ये क्या है पूरा मामला, हम इसके बारे में देख लें तो सरकार और नौकरशाही के बीच चल रहे इस गतिरोध के बीच दिल्ली सरकार ने 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की थी। दिल्ली सरकार के हलफनामे में कहा गया था कि 2003-04 से लेकर 2022-23 के बीच दिए गए फंड को दिल्ली सरकार जल बोर्ड का ऑडिट किया गया, लेकिन इसमें उन्होंने पूरी जो जितना भी पैसा दिया गया था, फंड दिया गया था, उसे साबित नहीं किया था उसमें किस खर्च में लगाया गया। साथ ही इसमें कहा गया कि जिस राशि को मतलब ऑडिट के ये आरोप लगा कि जिस राशि को यह योजना में लगाना जाना था इसे अन्य योजना में खर्च किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को वित्त सचिव को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधानसभा द्वारा बजट की मंजूरी के बाद भी अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड के फंड नहीं जारी किए थे। पिछली सुनवाई में कहा था कि सरकार के आदेश का पालन नौकरशाही नहीं कर रहे हैं। नौकरशाही का मतलब ये होता है जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, उन्हें नौकरशाही इस तरह से कहा जाता है। नौकरशाही एक तरह देखते हैं कि बहुत ही एक विवाद मतलब क्या कह सकते हैं, बदनाम एक शब्द हो चुका है आज के ज़माने में। नौकरशाही का मतलब होता है कि बहुत से लोग उसे गलत तरीके से देखते हैं, गलत नाम उसका यूज करते हैं। मतलब जो सरकारी कर्मचारी जैसे IAS IPS हो गए, जो किसी न किसी योग्यता की परीक्षा देकर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा देकर आए हो सरकार मतलब किसी नौकरी में स्थापित हुए, उनके ही नौकरशाही कहते हैं। हम देख रहे हैं ये सब चल रहा है। इधर आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। केसीआर के सामने घर और आधार बचाए रखने की चुनौती। कांग्रेस और भाजपा को दक्षिण से चाहिए लोकसभा की अधिक सीटें। तेलंगाना में दोनों राष्ट्रीय दल मजबूती से लड़ रहे हैं आम चुनाव। आपको पता है लोकसभा का चुनाव है, 2019 का परिणाम इस तरह दिखा था कुछ। BCR भाजपा और कांग्रेस को इस तरह कुछ चुनाव मिले थे 17 सीटों में कुल। मतदान कराने को EVM तैयार है। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। देख रहे हैं बस ऐसे आजकल आपको पूरी इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट हो पढ़िए ना, बाकी कोई ज़रूरी नहीं रहती कि आप लोग इसे पढ़िए ही, क्योंकि आपकी परीक्षा पढ़ने से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यही आप लोग का सब बात की बात है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल लिखा है ये राजनीति से जुड़े हैं। अगर आप लोग को इसमें इंटरेस्ट हो पढ़िए ना, तो कोई बात ही नहीं। देख रहे हैं पूरा आर्टिकल आप चुनाव से ही जुड़े आएंगे आप इस समय। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की व्यवस्था। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। इसके साथ ही एक बार फिर से EVM के मुद्दे को तूल देने की कोशिश हो रही है। कुछ विपक्षी दल EVM के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया संपन्न किए जाने पर सवाल उठाते हैं। वहीं चुनावी प्रक्रिया को अधिकतम पारदर्शी बनाने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है, जिसमें वीवीपैट प्रक्रिया के विस्तार की मांग की गई है। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। इसका लक्ष्य होता है चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना, जिससे प्राप्त परिणामों के स्वतंत्र रूपों में सत्यापित किया जाए। मतलब परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाए, इसमें कोई धांधली नहीं है। इस तरह की ऐसी बातें कही जाती हैं। और इसका जो व्यापक जो उपयोग हुआ था 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनावों के दौरान किया गया था। और 2014 में 16वें लोकसभा चुनाव में EVM ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस बार भी देखने क्या इसकी आती है। बाकी से जो विपक्षी दल होते हैं उससे बहुत सारे प्रश्न भी खड़े करते हैं कि मतलब जो EVM है उसका एक पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव का फैसला नहीं आता। कैसे लेकिन जो चुनाव आयोग है उसने भी कई बार इसके मामले में मतलब एक कड़ी सुनवाई भी की है कि इसमें कोई किसी तरह की धांधली नहीं है, किसी तरह के किसी पार्टी का दबाव नहीं है। ये एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मतलब परिणाम को घोषित करता है। तो ऐसे बहुत से इसमें सवाल भी उठाए गए हैं। EV दोपहिया का निर्यात हब बन सकता है भारत। EV यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन चीन की कंपनियों का जोर कार बाजार पर जापान के पास तकनीकी लेकिन विस्तार को तैयार नहीं है। 10 लाख से ज़्यादा दोपहिया वाहनों का निर्यात हो सकता है 2030 तक, और 7.28 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई 2023 और 24 में। दक्षिण अमेरिका से लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बाजार में इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया की बढ़ रही है मांग, और ओलो, हीरो, एथर, TVS और बजाज ऑटो जैसी कंपनियां इस बाजार में प्रवेश करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। दोस्त खान यूनिस शहर में फिलिस्तीन की वापसी, इजराइल सैनिक छोड़े गए, हर तरफ बर्बादी का मंजर। अब देख रहे हैं इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है उसी पे बातें हो रही हैं।
चीन ने बनाया अमेरिका आपचे की टक्कर का अटैक हेलीकॉप्टर। टेस्ट फ्लाइट करते हुए इंटरनेट पर आया वीडियो। 2-3 वर्षों में सेना में शामिल होने का इसमें अनुमान लगाया गया है। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया दूसरा जासूसी सैटेलाइट। उत्तर कोरिया ने के साथ तानातनी के बीच दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा चरण जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया। इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनोपियर स्पेस सेंटर यानी स्पेसियस फल्कन 9 रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजा गया है। अभी आपको खेल जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं आईपीएल चल रहा है। चेन्नई सुपर किंग जो थी उसने 7 विकेटों से केकेआर को हरा दिया। आज जो खेला जाएगा सनराइज के साथ और पंजाब किंग्स का मैच होगा। सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स। तो आप लोग तो वैसे भी मैच देखते ही रहे होंगे। और आपको पता है आज से भारतीय नववर्ष है और आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। यहाँ अध्यात्म से जुड़ी कुछ आपको खबरें मिलेंगी। यहाँ आपको परीक्षा के फॉर्मूले से जनरल से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। इस पोर्शन को आप लोग जरूर पढ़िए क्योंकि इसमें आप लोग के जो हिस्ट्री में घटित हुई घटना रहती हैं उन्हें यहाँ पर एक एक पॉइंट दे के आप लोग को समझाया जाता है, एक एक नोट दिया जाता है ताकि आप लोग डेली कुछ ना कुछ उसे समझ सकें। आज दिए पहली बार फोनोटोग्राफ की गई मानव आवाज़ की फोनोटोग्राफ से की गई मानव आवाज़ की रिकॉर्डिंग 1860 में आज पहली बार आवाज़ का रिकॉर्डिंग किया गया। इससे आपको पता आज के ज़माने में इतनी तकनीकी हो सकती है, इतनी सारी मतलब सुविधाएं विकसित हो गई, लेकिन पहले ज़माने में इतनी सुविधा थी नहीं। आवाज़ देखते हैं कि जो डीपफेक आ गया, किसी दूसरे के चेहरे पर किसी दूसरे की आवाज़ भी प्लेस की जा सकती है, लेकिन पहले के ज़माने में इतनी तकनीकी विकसित नहीं थी। उस समय में 1860 में आज में ही पहली बार मानव को रिकॉर्ड किया गया था। फ्रांसीसी आविष्कारक स्कॉट डी मार्टिनर बिर्ने ने फोनोटोग्राफ का उपयोग कर फ्रांसीसी लोकगीत रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड आवाज़ केवल एक बार सुनी जा सकती थी। रिकॉर्डर आवाज़ जो थी वो केवल एक बार ही सुनी जा सकती थी। गुजरात के कच्छ पर हमला कर पाक ने छेड़ा था 1965 का युद्ध। अगर आप लोग का 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था, देखा बांग्लादेश का जब स्वतंत्रता होती उससे लेके जो युद्ध जो शुरू था ना उसकी हुआ है 1965 में। आज ही पाकिस्तानी सेना ने गुजरात के कच्छ रण में हमला कर एक पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए 15 घंटे में 34 पाक सैनिकों को मार गिराया। यह घटना 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का कारण बनी थी। सिर्फ शाकाहार नहीं, आपको चाहिए संतुलित आहार। महज 10 सप्ताहों में इसके सेवन से आप मानसिक स्वास्थ्य में महसूस होने लगती हैं बेहतरीन। हम देख रहे हैं कुछ खाने पीने से लेकर कुछ जुड़ी खबरें हैं। कम आयोडीन वाले नमक का सेवन से घटेगा बीपी का खतरा। अधिक आयोडीन वाले नमक से सेवन करने से बढ़ रही युवाओं में बीपी की समस्या 15 वर्ष या उससे अधिक वर्ष उम्र की 21% महिलाओं और 24% पुरुष उच्च रक्तचाप से हैं पीड़ित। 39% महिलाएं और 49% पुरुष भी प्री हाइपरटेंशन से की चपेट में आ चुके हैं। भीतर आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़ी ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अच्छा जो प्रश्न उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों के नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया जाता था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर धौलावीरा की अनूठी विशेषताओं में से एक है। उसका उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित थी। यहाँ विशाल जलाशय के कुंड, बांध, नहर और तटबंध मिले हैं। ये सबसे प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का विकास यहीं पर हुआ था। और यहाँ से एक स्टेडियम के अवशेष हैं और 10 बड़े आकार के सच्छेदकर वाला अभिलेख भी मिला है। अतः विकल्प ए सही जवाब है। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।